आज के शो में 4,000 रुपए में अकाउंट, कारोबार, जायदाद, मोबाइल रिकॉर्ड्स की मालूमात फरोख्त, तहलका खेज इंकिशाफात, चंद 100 रुपए अदा करके किसी भी शख्स की कॉल हिस्ट्री, लोकेशन, अंगूठों के निशानात, शनाख्ती कार्ड और फैमिली ट्री तक रसाई। मोबाइल फोन कॉल्स, अंगूठों के निशानात और नादरा का डेटा गैर महफूज हो गया। गैंग सरगर्म, FIA मुतहरिक। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, हमने अक्सर इस प्रोग्राम में चीज़ों को आपके सामने, जो ऐसे नेटवर्क्स को, ऐसे ग्रोहों को बेनकाब किया है। कुछ दिन कबल हम प्रोग्राम कर रहे थे फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स के ऊपर, FIA ने क्रैक डाउन किया है। तो जो एहतसाब के इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, इसको हम कवर भी कर रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन कुछ चीज़ें इस दौरान ऐसी आ जाती हैं जिनको सुनकर, जिनको देखकर हम खुद चौंक जाते हैं। अब मैं इससे पहले कि इस स्टोरी पे आऊं और आपके सामने इसकी सनसनीखेज डिटेल्स रखूं, कुछ नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हम रखते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की तरफ चलते हैं, जो कि 2021 का जो लेटेस्ट सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो टेली डेंसिटी है वो तकरीबन 85% से ज़्यादा उस वक्त हो चुकी है। अगर थोड़ा सा मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि एक सर्वे जो पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स का है, उसके मुताबिक तकरीबन अगर शहरी इलाकों की बात की जाए, पाकिस्तान के शहरी इलाकों की बात की जाए, तो 98% घरानों में, 98% घरानों में मोबाइल फ़ोन है इस वक्त। यानी 98% लोग जो हैं इस वक्त मोबाइल फ़ोन ओन करते हैं। अगर इंडिविजुअल बेसिस से देखा जाए, यानी अगर एक ज़ात या इनफरादी हैसियत में देखा जाए, तो 45% लोग जो है मोबाइल फ़ोन ओन करते हैं। अगर सिम कनेक्शंस, यानी एक्टिव सिम, आप सब जानते हैं सिमें, मोबाइल फ़ोन की सिम जो है वो मिलना पहले तो बहुत आसान था, फिर थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन सिम्स अभी भी मिल जाती हैं। वो तकरीबन 18 करोड़ की फिगर बताई जाती है। मार्च 2021 की फिगर है कि 18 करोड़ लोग, अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल की सिम है। पिछले साल जून में ये तादाद तकरीबन 16 करोड़ से कुछ ज़्यादा थी, अब 18 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसमें इजाफा हुआ है और हर साल इजाफा हो रहा है आबादी आपकी। यानी अगर 22 करोड़ आबादी है, 18 करोड़ सिम है मोबाइल फ़ोन की। तो असल जो बयान है इसमें वो ये है कि इसके अलावा अगर आप ये एंड्रॉयड फ़ोन अपना देखें या कोई भी आपका जो फ़ोन है, एक डिजिटल फुटप्रिंट आपका इस वक्त है। ये डिजिटल फुटप्रिंट जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह ये क्या है ये हम समझेंगे आगे चल के, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन इस फ़ोन के ज़रिए आपकी मुख्तलिफ ऐप्स, सोशल मीडिया ऐप्स, जिसमें आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल, आपके तमाम अकाउंट्स डिटेल्स, ये इन फ़ोन्स के ज़रिए भी इस पर जो है आप ऐप्स को फराम हो चुकी होती है। तो अब हर एक शख्स का तकरीबन आप कह सकते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट भी इस पर बन चुका है। यानी वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं किसी ऐप को यूज़ कर रहा है, किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। ये है एक पस मंज़र, ये है एक ग्राउंड, जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से कबल मैं आपको लेके चलता हूँ, यानी जो इस वक्त साबिक वज़ीर दाखिला हैं, बड़ी अहम शख्सियत है रहमान मलिक साहब। और इस वक्त वो सेनेट स्टैंडिंग के जो उस वक्त जब 2020 में जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक एक्शन लिया था, FIA को उन्होंने कुछ बोला था। एक नंबर वहाँ पर था, एक रिपोर्ट को कोट करके उन्होंने बताया था कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ज़रा ये सुनते हैं तहलका खेज इंकिशाफ, इसके बाद कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। एक आपको शॉकिंग न्यूज की बात कर रहा हूं, जो कि बहुत पहले भी मैं कहता रहा कि पाकिस्तान में हैकिंग होती है, पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो सेफ नहीं है, लिहाजा हमारा जो आयन कर्तन वो ठीक नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानियों का 150 मिलियन का रिकॉर्ड जो है इस वक्त डार्क वेब पे ऑन सेल है फॉर $2.1 मिलियन। दिस इज समथिंग, मेरा ख्याल है कि कौमों में ऐसा नहीं होता, और शायद ये मैंने पहली दफा देखा है अपने सर्विस में कि किसी मुल्क का जो नेशनल डेटा है वो अनसेल है। नेशनल डेटा 115 मिलियन की उस वक्त उन्होंने फिगर कोट की थी कि कुछ अरब डॉलर्स का, या वो मिलियन कह रहे हैं, अखबारों में 2 बिलियन डॉलर्स लिखा था कि वो अवेलेबल है डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब क्या होती है? अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल क्या है, यानी आपसे मुतालिक तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे, डार्क वेब पे जो अवेलेबल है, जो कोई खरीद सकता है। अब इसको सुनने के बाद तो लगता है कि ये भारत भी खरीद सकता है, खुदा ना खास्ता। यानी हमारे अकाउंट की डिटेल्स, हमारी ज़ाती तफसीलात हमारा दुश्मन मुल्क खरीद सकता है। डार्क वेब पे तो कोई भी खरीद सकता है। मैं समझूंगा भी किस तरह खरीदो फरोख्त होती है ये, लेकिन ये रहमान मलिक साहब ने इंकशाफ एक रिपोर्ट को कोट करके किया था। फिर हमने FIA की कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करी। एक FIA ने कुछ साल कबल बताया था कि बैंक्स का डेटा, उन्होंने कहा था डेटा ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री वाज स्टोलन एंड एलिजिडली डंप्ड ऑन द डार्क वेब।
यानी बैंकों के आपके अकाउंट नंबर डिटेल्स, ये एफआईए के ऑफिशियल्स ने बाकायदा कोर्ट में कहा था, जो बाकायदा रिपोर्टेड न्यूज़ है कि वो फरोख्त होने के लिए डार्क वेब पे अवेलेबल है, बैंक्स का डेटा अवेलेबल है। उन्होंने नंबर्स भी कोट किए थे द एफआईए साइबर अटैक्स, और उन्होंने कहा था कि पेमेंट डिटेल्स ऑफ 177,878 प्लास्टिक कार्ड्स फ्रॉम पाकिस्तानी एंड अदर इंटरनेशनल बैंक्स, आपका डेटा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा डेटा इस पर डार्क वेब पे अवेलेबल है। एफआईए ऑफिशियल्स ने बैंक से हवाले से इस वक्त ये इंकशाफ किया था। ये इंतहाई सनसनीखेज और इंतहाई हैरानकुन खबर थी। बैंक के हवाले से और फ्रॉड्स भी इस पर जारी हैं साइबर क्राइम के थ्रू, जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एफआईए की इस खबर के बाद हमने एक और खबर सुनी कि नादरा के हवाले से, यानी जो हम नादरा में प्रिंट्स, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं नादरा में, हमारी फैमिली ट्री है, हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो डेटा एफआईए ने 2020 में, मैं आपको डेट बताता हूं, जून 2020 के अंदर तकरीबन 16 अफराद को गिरफ्तार किया जो कि साइबर क्रिमिनल्स थे। इनके पास सेंसिटिव डाटा, यानी आपकी, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फैमिली ट्री डिटेल्स, आपके खानदान में कौन कौन अफराद हैं, आपकी कौन इस वक्त आपकी अहलिया है, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, उसके अलावा आपकी तारीख पैदाइश, आपके फिंगरप्रिंट्स, ये तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर बाकायदा ये अफराद फरोख्त कर रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अफराद फरोख्त कर रहे थे। तफसीलात यानी 2,000-3,000 रुपए के अंदर आपकी फिंगरप्रिंट्स तक मिल रहे हैं। इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, इंतहाई खतरनाक बात है। अगर आपका फिंगरप्रिंट जो है इस पर बेचा जाए तो उस फिंगरप्रिंट को मिसयूज भी किया जा सकता है। ये इंकशाफ एफआईए ने 2020 में किया, 16 अफराद को गिरफ्तार किया। पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से ये अफराद गिरफ्तार हुए। इसके बाद हमने देखा कि पेशावर के अंदर साल 2021 में ये एक और खबर सामने आई और हमने देखा कि एक और गैंग पकड़ा गया। 5 मेंबर्स का गैंग था जो एफआईए ने पकड़ा, और इस गैंग के मुतलिक और मजीद, यानी बैंक्स का आपको डेटा बताया, रहमान मलिक साहब की गुफ्तगू बताई, उसके बाद पंजाब में जो हुआ, जो एफआईए ने क्रैकडाउन किया। फिर पेशावर की तरफ चलते हैं। पेशावर के अंदर जो गिरफ्तार हुए अफराद, वो आपका सीडीआर यानी आपका कॉल डेटा रिकॉर्ड, आपने किसको कॉल की, कितने मिनट कब कॉल की, और किस किस को आप मुख्तलिफ कॉल्स करते रहे, कितने घंटों का, दिनों का। इसके अलावा आपकी जो ओनरशिप्स हैं, यानी आपके नाम पर जो जायदाद है, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, नादरा का रिकॉर्ड, ये तमाम चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए फरोख्त की जा रही हैं। ये 2021 के स्टार्ट में जनवरी के अंदर एफआईए ने क्रैकडाउन किया। 5 अफराद जो गिरफ्तार हुए, इनमें से जो अफराद हैं मैं आपको नाम बताता चलता हूँ, क्योंकि इनसे मुतल्लिक एक आप इंकशाफ सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। इमरान भट्ट एक गिरफ्तार हुए जो यूके का, यानी लंदन का नंबर इस्तेमाल कर लंदन का नंबर, अच्छा हमने भी, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कुछ इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये जो एक गिरफ्तारी एफआईए की इन्वेस्टिगेशन से हमने हासिल की, उन्होंने बताया कि तकरीबन यूके का नंबर इस्तेमाल होता था, और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो हैं इस पर जो पैसों का लेन देन होता था, वो जो उसने सिमें ली हुई थी, वो पाकिस्तान में 2-3 खवातीन थी, उनके नाम पर वो रिसीव करता था पैसा, लेकिन नंबर लंदन का इस्तेमाल करता था। इसी तरह से एक और शख्स जो कि समीउल्लाह था, ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इस जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर सामने आया कि वो उस वक्त ओनरशिप डिटेल्स, यानी आपकी जायदादों की डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स, सीडीआर, लोकेशन, आपका लोकेशन अगेंस्ट मोबाइल नंबर्स, यानी आप कहाँ पर मौजूद हैं, ये तक बेच देता था, ये तक फरोख्त हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। इसी तरह नादरा से मुतालिक डिटेल्स। इसी तरह एक और एहसानुल्लाह गिरफ्तार हुआ, उसने भी यही इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो हमारे पास है इसमें बताया गया कि वो भी ओनरशिप डिटेल्स, यानी आपकी जायदादों की डिटेल्स, आपकी बैंक की डिटेल्स, आपके सीडीआर यानी आपके कॉल डेटा रिकॉर्ड, आपका लोकेशन, आपका लाइव लोकेशन, आप कहाँ मौजूद हैं, ये सब कुछ एफआईए कहती है कि वो सब फरोख्त कर रहा था। और हमने भी कुछ अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले, यानी हम कुछ देर कबल जो हम कर रहे थे, तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल हैं। अगर आप उन पे मैसेज करें और आप पूछें, जैसे मिसाल के तौर पे हमने मैसेज किया एक जगह, तो हमने बोला जी हमें चाहिए कॉल डेटा रिकॉर्ड, हमें तफसीलात चाहिए इस नंबर से मुतल्लिक कि कितनी कॉल्स आई, कितनी आई और क्या हुआ। आप अगर स्क्रीनशॉट्स देखेंगे और लोकेशन जो है इस पर हमें मालूम करना है फला शख्स का, तो हमें बताया गया कि 3,000 रुपये के अंदर, एक ने 4,000 कोट किया, एक ने 3,000 कोट किया, कि 4,000 या 3,000 रुपये के अंदर इतने घंटे का, यानी 6 घंटे का कॉल डेटा रिकॉर्ड मिल जाएगा, इतने घंटे का लास्ट लोकेशन रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा तवील अरसे का चाहते हैं, आप चाहते हैं आप उनको पेमेंट करें, तो आपको फौरन व्हाट्सएप के जरिए कुछ घंटों की ताखीर के बाद, हमने ये भी पूछा कि क्या ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होगी, यानी ये राज में रखी जाएगी, तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, ये राज में रखी जाएगी। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, ऐसी खतरनाक सूरत हाल है कि हमारा डेटा ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए फरोख्त हो रहा है,
और ये डार्क वेब से अवेलेबल है। जो रहमान मलिक साहब कह रहे थे, जो FIA बार बार कहती रही है, तो आखिरकार हम क्या सोच रहे हैं? मैंने मिनिस्ट्री ऑफ IT के जरिए जो मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करी, तो एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, मैं उसका ड्राफ्ट भी आपके सामने रख देता हूं। ये कहा गया कि जो सेक्रेटरी हैं टेलीकम्युनिकेशन के, कि शायद जून 2022 तक ये इंप्लीमेंट होगी। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है जी कि साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हमारी पहली तरजीह है, हाईएस्ट तरजीह में शामिल है। एक्सटेंसिव एफर्ट्स वर अंडरटेकिंग टू ड्राफ्ट पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। पहली पॉलिसी बना दी है, वेबसाइट पे रखी हुई है, उन्होंने बताया कि वेबसाइट पे रखी हुई है ताकि जो भी इसके सिलसिले में जो अपने मैसेजेस या फिर कोई रिकमेंडेशंस देना चाहता है तो दे सकें। और the policy aims to develop secure and resilient cyber systems and networks for national cyber security and to protect private, public and critical infrastructure। तो इसकी अहमियत का अंदाजा तो है, एक पॉलिसी भी है जो जून 2022 में आएगी, लेकिन जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है नाज़िम, खतरा बहुत ज्यादा है। ये जो डेटा लीक्स हो रहे हैं, ये तफसीलात बहुत सनसनीखेज हैं। मेरे साथ राफे बलोच साहब मौजूद हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और मैं यहाँ से दुनिया में शायद चंद नामों में जो एथिकल आते हैं उनका आपका नाम शुमार होता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राफे बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राफे बलोच साहब, ये होता किस तरीके से है? पहले तो हमें ये समझाएं कि किस तरीके से ये 3000 या 4000 रुपए के एवज हमारा सारा डेटा इन तक पहुंच जाता है। ये यानी इनको तो और सस्ते में मिलता होगा जो हमें 3000 में बेच रहे हैं, ये किस तरह इन तक रसाई, इनकी रसाई कैसे होती है इस तक? राफे बलोच साहब, इनको बेसिकली फ्री में मिलता है, सस्ते में नहीं मिलता है इनको। ये डेटा जो है ना दरअसल फ्री में मिलता है। अच्छा। असल में होता यह है कि फ्रॉम 2018 टू 2020 मैंने PTA के साथ काम किया था, और वहां पर हमने इस तरह की जो केसेस थे उस पर काफी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की थी। तो हमें ये पता चला था कि ऑब्वियसली जो लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है और डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट है, उनको ऑपरेटर्स की तरफ से ये एक्सेस दिया गया है कि वो किसी भी नंबर के अगेंस्ट CDR रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लोकेशंस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओनरशिप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब होता यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एक FIR के अंदर एक नंबर है और उसके साथ 6 और नंबर एडिशनल ऐड किए जाते हैं, यानी पहला नंबर कल्प्रिट का और 6 और नंबर ऐड किए जाते हैं, और ऑपरेटर्स को भेजा जाता है, मोबाइल ऑपरेटर्स को, कि जी इसके अगेंस्ट आप डाटा दे, तो वो पाबंद है डाटा देने के लिए। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला था, क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने खुद फिर बायर बन के, जिस तरह आप बायर बन के आपने इनसे इंटरेक्ट किया, हमने बायर बन के हमने इनसे जब डाटा परचेज किया, और जब हमने फिर इन ऑपरेटर से पूछा कि ये डाटा आपसे किसने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बताया कि जी फलाने FIR में ये डाटा था, फलाने FIR में डाटा जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा था। और मोस्टली जो है ना पुलिस की तरफ से जो है ना ये जो लोग इनके ऊपर तैनात थे, इन ईमेल्स के ऊपर जो कि वाइट लिस्टेड की गई थी ऑपरेटर्स की तरफ से, वहां से बेसिकली ये डाटा लीक हो रहा था। और एंड वी डिडंट फाइंड एन एविडेंस कि ऑपरेटर्स का जो डाटाबेस है समझाएगा कि आप जो कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स जो उनको एक्सेस हासिल है तो उनके रिकॉर्ड से ये लोग लीक जो डेटा करते हैं और फिर आगे फरोख्त करते हैं, तो वो तो फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी ना कि फला मुल्जिमान का उन्होंने डेटा लिया। ये तो रैंडमली आप जिसका बोले तो ये कर रहे हैं। अच्छा राफी साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक है। मैं इसके बाद आके आपसे डिटेल में बात करता हूँ, समझता हूँ ये पूरा मामला है क्या और किस तरह काम करते हैं और किस तरह क्रैक डाउन कर सकते हैं, रोक सकते हैं इसको। ये गिरफ्तारियां काफी हैं या हमें कुछ और करना पड़ेगा? इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन इंकशाफात, तहलखेज इंकशाफात जो इन्वेस्टिगेशंस में हुए हैं, FIA के इन्वेस्टिगेशंस में हुए हैं। अब ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशंस हैं बताती हैं कि डेटा फरोख्त हो रहा है। ये किस तरीके से हो रहा है ये समझ रहे हैं। राफे बलोच साहब मेरे साथ मौजूद है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अम्मार जाफरी साहब जो कि साबिक एडिशनल DG FIA हैं, साइबर सिक्योरिटी पे आप भी बड़ी अच्छी ग्रिप और गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, दोनों का अम्मार शामदीद कहते हुए। राफे बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि आप कह रहे थे कि ये जो है पुलिस का डेटा हैक करके ये डेटा आगे फरोख्त करते हैं, तो पुलिस का डेटा तो फिर स्पेसिफिक टू क्रिमिनल्स होता होगा ना, या पुलिस के डेटा से ये सबका कैसे ये फरोख्त कर रहे हैं? तो जनरल भी दे रहे हैं? देखें, 2 इंस्टेंसेस हैं, डिफरेंट इंस्टेंसेस जो मेरी नजर में आई थी। अगर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और अगर वो किसी FIR में अगर कुछ नंबर्स ऐड करता है और उनके अगेंस्ट ओनरशिप, लोकेशन या CDR से और जो भी डाटा मांगता है जो ऑपरेटर्स से रिलेटेड होता है, तो ऑपरेटर्स पाबंद हैं कि वो डाटा उनको देंगे। बहुत सारे केसेस में ये हो रहा था कि जो पुलिस था
उनसे आगे कुछ फ्रंट मैन थे जो बेसिकली डेटा को जो है ना वो फरोख्त करते थे, और ये लोग क्या करते थे, डिफरेंट FIRs का इसको पार्ट बना के जो है वो डेटा रिक्वेस्ट कर रहे होते थे। ये इंस्टेंस था। दूसरा इंस्टेंस हमने ये देखा कि जो इनकी वाइट लिस्टेड ईमेल एड्रेसेस हैं, यानी जहां से ये ईमेल अगर करेंगे तो इनको ऑपरेटर्स जवाब देंगे, अगर वहां से वो डाटा रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑपरेटर्स पाबंद होंगे उनको जवाब देने में। उन ईमेल्स को भी कुछ इंस्टेंसेस में कुछ लोगों ने हैक किया था, और वो हैक करके जो है वो डेटा लेके और वो आगे फरोख्त कर रहे थे। तो ये 2 डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं जो मैंने देखे थे अपनी इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा, और अगर हाफिज अगर मैं इसको बताऊं कि अगर डेटा हैक हो जाता है तो इसका नुकसान ये थोड़ा सा हम समझते हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर नादरा का फिंगरप्रिंट आपका रिकॉर्ड लीक हो जाता है, उसका इस्तेमाल किस तरह हो सकता है? फिर ये जो फ़ोन आते हैं मुख्तलिफ लोगों को के स्कैम कॉल्स आती हैं और नंबर भी वही होता है, UN नंबर या किसी बैंक का या किसी जगह का, और वो उस नंबर से फ़ोन करके आपको करते हैं कॉल, और फिर इसी तरह से आपकी डिटेल्स भी उनके पास होती हैं, अकाउंट बैलेंस तक उनके पास हो जाता है। ये सब कहाँ से आ जाता है उनके पास? होता ये कि जो आपने ये इंस्टेंस बताया है ना अकाउंट बैलेंस वाला, होता ये कि जो ये बैंक्स हैं ये क्रॉस सेलिंग करने के लिए थर्ड पार्टीज को हायर करते हैं। मैं इसको जरा आसान कर दूं, उसका मतलब ये है कि अगर एक कस्टमर है जिसका मतलब अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहा है, और अगर आपने उसको क्रेडिट कार्ड की सर्विस के साथ लेट्स से ऑटो कार फाइनेंस लोन, अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो क्या करते हैं, ये कुछ डेटा जो होता है वो डेटा उस थर्ड पार्टी को देते हैं। वो थर्ड पार्टी एनालाइज करके बताते हैं कि जी ये पोटेंशियल आपके कस्टमर से जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंट बैलेंस होता है या लास्ट ट्रांजेक्शंस कभी कभी होती है कॉल पे, वो बता देते हैं। तो वो इस तरीके से जो है ना हो रहा होता है। और जहां तक हमने बात की ये बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड लीक हो जाता है, अगर आपका पासवर्ड हैक हो जाता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो है अगर वो अटैकर्स के पास चले जाते हैं, तो आपने जहां कहीं भी उसको इस्तेमाल किया होगा उसको बाईपास किया जा सकता है। अगर आप देखें कि आज सिम्स की रजिस्ट्रेशन है वो बायोमेट्रिक के ऊपर होती है, गाड़ियों के ट्रांसफर्स बायोमेट्रिक के ऊपर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर से लेकर हर चीज जो है वो बायोमेट्रिक के ऊपर होगी। और द थिंग इज कि अगर बायोमेट्रिक डेटा अगर लीक हो जाता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं जो आपने एक आखिरी जो पॉइंट आपने बताया बैंक्स का। देखें बात यह है कि इट ऑल कम्स डाउन टू यूजर अवेयरनेस। अगर एक यूजर खुद अपने डिटेल्स, खुद अपने वन टाइम पिन, खुद अपना डाटा जो है वो लीक कर रहा है या अटैकर को दे रहा है फोन के ऊपर, तो दुनिया को कोई भी फायरवॉल या कोई भी एंटीवायरस कंपनी जो है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अभी जो कॉल्स आती हैं ये क्या करते हैं कि ये लोग आपको कॉल करेंगे, आपको आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन बताएंगे या बैलेंस बताएंगे, तो आपको लगेगा जी ये बिल्कुल बैंक के नुमाइंदे। नंबर भी जो है ना वो स्पूफ नंबर होगा, यानी वो जो बैंक का UAN नंबर होता है 111 से जो स्टार्ट होता है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। तो यूजर वुड बी कन्विंस कि जी ये बैंक्स के नुमाइंदे ही हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपसे आपका ATM कार्ड की डिटेल्स लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, और फिर कहेंगे अच्छा रजिस्टर्ड फोन के ऊपर हम आपको पिन भेज रहे हैं वेरीफाई करने के लिए। वो आप उनको पिन देंगे, उस पिन के थ्रू वो इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के बाद वो बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद वो ट्रांजैक्शंस करके डिफरेंट अकाउंट्स में पैसे लैंड करवा के उसके पैसों को विड्रॉ करवा देंगे। तो ये है जो पूरा साइकिल ये पूरा होता है। और ये मैं अम्मा जाफरी साहब की तरफ भी आना चाहूँ। अम्मा जाफरी साहब, ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी का अहम मसला है। अगर हमारा रिकॉर्ड, हमारी डिटेल्स, हमारे नादा रिकॉर्ड, हमारी स्पेसिफिक पर्सनल डिटेल्स डार्क वेब पर अवेलेबल हैं और बिक रही हैं 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए की, तो ये तो कोई भी खरीद सकता है, भारत खरीद सकता है, क्या पता खुदा ना खासा खरीद भी ले आओ। अमार जाफरी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मच। देखिए ये जो है ना हमारा जो पर्सनल डाटा है जी, इसकी बहुत वैल्यू होती है। यानी आपके नाम से लेके, आपकी मदर के नाम से लेके, आपके ID कार्ड नंबर, जितनी भी चीज़ें आप फरमा रहे हैं, इसके लिए एक डाटा प्राइवेसी एक्ट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। ये जो इदारे डाटा जमा करते हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है, मैं रिपीट करूँगा वर्ड, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको महफूज रखें। अदरवाइज़ उन्हें कोई हक़ नहीं है इन्फॉर्मेशन रखने का अपने पास। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि क्रिमिनल्स इस डाटा की एक्सेस क्यों चाहते हैं, क्योंकि इस डाटा की बुनियाद पे वो कुछ फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक उनके डाटा के साथ होता है। अब चाहे वो उनके क्रेडिट कार्ड की हैकिंग हो, चाहे उनके बैंक से अकाउंट में हैकिंग हो, या कोई और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करनी हो। अब ये जो चोरी और ये जो काम है ये बहुत पुराना है। 1860 के अंदर एक एंटी ठगी एक्ट आया था 1860 के अंदर। वो यही था कि लोगों को ठग लेते थे। अब वो जो ठग हैं वो इंटरनेट पे मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इदारे ये डाटा जमा कर रहे हैं, अगर उनके पास से डाटा हैक होता है
तो मैं समझता हूँ पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मुजरिमों को तो बाद में पकड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये तो उसकी हिफाजत और होती है, अगर 2 लाख रुपए तो उसकी हिफाजत और तरीके से करनी पड़ती है। अब जिसके पास जितना सेंसिटिव डाटा है उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। और डाटा प्राइवेसी एक्ट में ये मौजूद है कि ये आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात अब देखते हैं कि जो हमारा टेलीफोन का रिकॉर्ड है वो बड़ा सेंसिटिव इस वक्त हो गया है। अभी आपने जो फरमाया लाइव लोकेशन, कितनी ख़तरनाक बात है कि आपके लोगों को पता है, मुजरिमों को जो आपका पीछा करें कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं जी। अच्छा, इसमें एक तो थोड़ा सा कसूर लोगों का होगा कि जब वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ये तो मुझे वो समझा कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं सवाल करता है। अमार साहब, ये लाइव लोकेशन जो है ये तो समझ में आता है कि सीडीआर का रिकॉर्ड आ गया, उनके पास ये तो समझ में आता है कि मालूमात। अमार साहब ये बताइएगा, अमार साहब आवाज़ आ रही है अगर, कि ये तो समझ में आता है कि सीडीआर का रिकॉर्ड आ गया, ये समझ में आता है कि नादरा का डेटा लीक हो गया, ये लाइव लोकेशन जो है ये कैसे फरोख्त हो जाता है और ये बिक रहा है 3,000-4,000 रुपए के अंदर, ये किस तरह हासिल होता है इनको? देखें, जो कुछ भी डाटा अवेलेबल है जी, वो आज का क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है बेसिकली ना, आम तौर के ऊपर। तो कुछ लोगों ने ऐसे अकाउंट बनाए होते हैं कि वो दूसरे की मालूमात को एक्सेस कर सकते हैं कि उसके लिए वो पहले उनके टेलीफोन को हैक करते हैं। उसके आप वो तरीके आपने खुद ही बयान कर दिए कि एक मैसेज आएगा, आप उसे क्लिक करके यस करें तो नाउ दैट सॉफ्टवेयर इज एक्सेस टू योर सर्टेन इन्फॉर्मेशन। तो वो इसे कहते हैं मैन द मिडल अटैक। वो मैन द मिडल अटैक हो जाता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे और बीच में कोई अटैक हो जाता है तो वो फिर मालूमात वहाँ भी जाएगी। इस तरह अगर मैंने लोकेशन आपको भेजी है तो वो लोकेशन उनके पास भी चली जाएगी। अब चूँकि वो लाइव लोकेशन है मेरी, तो जो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो जो थर्ड पार्टी बीच में बैठी है उनके पास भी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक है फेस वेब, एक है डार्क वेब, एक है डीप डार्क वेब। फेस वेब तो वो जो हम देख रहे हैं एक दूसरे को और बात कर रहे हैं, बात व्हाट्सएप वाला पे चीज़ें देख रहे हैं। जो डार्क वेब है वो इतनी ख़तरनाक नहीं है, वो इसलिए कि उसके अंदर ये छोटे मोटे मुजरिम अपना काम करते हैं। जो डीप डार्क वेब है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उसमें ह्यूमन पार्ट्स की ख़रीद फरोख्त हो रही है, उसमें क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अब ये जो हमारा डाटा है, चंद रिसेंट मिसालें हुई हैं हमारे यहाँ, वो डाटा हमारा आप जो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की हो रही है, वो तो फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हमारे साथ वो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसको ट्रैक भी किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी के लिए। ये डीप डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का भी ताल्लुक है कोई आपस में? जी बिल्कुल, देखिए ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, वो एक प्लेटफॉर्म है। इत्तेफाक से हमने ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी समझ लिया, जो गलत परसेप्शन है। क्रिप्टो करेंसी इज़ वन ऑफ द यूज़ केस ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बेशुमार और भी फ़ायदे हैं जिससे अपनी मालूमात को महफूज रख सकते हैं कि उसे कौन एक्सेस कर रहा है, कहाँ से एक्सेस कर रहा है, वो भी देख सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये जो मालूमात हमारी डार्क वेब पे जा रही है, अभी रिसेंट एग्जांपल्स हमारे कुछ मुल्क में आई हैं। देखना ये है, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था FIA के ऑफिसर का, उन्होंने कहा जी कि इतने % मालूमात नादरा की जो है वो मुलाजमीन की वजह से लीक हो गई है। कि देखिए जो होता है ना इनसाइड थ्रेट, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। जो बाहर से अटैक करेगा आपकी मालूमात मुलाजमीन की वजह से लीक हो गई है, तद्दुर करना पड़ेगा। मुलाजमीन ने खुद फरोख्त कर अंदर बैठा है इदारे के अंदर, वो तो अगर मुलाजमीन की वजह से लीक कैसे, मतलब ये उन्होंने खुद फरोख्त कर दी है मुलाजमीन ने, मुलाजमीन का डेटा हैक हो गया है, क्या मतलब मुलाजमीन की वजह से जो है निकल गई है नादरा से इंफॉर्मेशन? थोड़ा इलैबोरेट भी करें। मैं बताता हूँ। ये जो हैकर्स होते हैं ना, ये सोशल इंजीनियरिंग करते हैं लोगों के ऊपर। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, वो देखते हैं कि कौन सा मुलाजिम परेशान है, किसके खिलाफ दफ्तरी कार्रवाई हो रही है, वो पैसे की वजह से परेशान है, उसे उधार देना है, वो उसको ट्रैक करते हैं। फिर वो उसकी को मदद करते हैं और साथ ही कहते हैं यार ये थोड़ी सी ज़रा हमें मालूमात बता दो, या ये पासवर्ड बता दो। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। यानी वो उस आदमी के ऊपर पहले काम करते हैं हैकर्स, और जब देखते हैं कि ये आदमी वनरेबल है तो उसको मैं इस ब्रेक के बाद आता हूं, मैं राफे से भी हम ये समझेंगे कि ये जो बिलखुसूस जो थंबप्रिंट अगर किसी को मिल जाता है, तो राफे में आपसे सवाल पूछे, तो उसका मतलब वो उस नाम से सिम भी निकाल सकता है और सिम निकाल के उस सिम को मिसयूज भी कर सकता है, या और भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर उसके बाद थंबप्रिंट मिल जाता है किसी का, तो क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है और उसको रोकना कैसे, ये भी पूछेंगे आपसे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन बड़े अहम सवालात हम उठा रहे हैं। ये काफ़ी कंसर्निंग है। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपका लाइव लोकेशन 3000 रुपये के अंदर फ़रोख्त हो सकता है, और फिर हम शहर कराची की बात ही कर लेते हैं, जिस शहर के अंदर किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, ये केसेस बड़ी मुश्किल से हमने कंट्रोल किए हैं, तो ऐसी सूरत में राफे बलोच साहब, अगर मैं लाइव लोकेशन, पहले तो ये आप बता रहे थे लाइव लोकेशन, आप बताइएगा ये किस तरह से इसका हसूल मुमकिन किस तरह हो जाता है जो 3000 में फ़रोख्त हो रहा है आगे? देखिए, क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट को लाइव लोकेशन की जरूरत तो होती है जी। अब जब आपका फोन जो है वो किसी न किसी सेल फोन टावर के साथ कनेक्ट करता है, तो वो जो लोकेशन आ रही होती है वो उस टावर की लोकेशन आ रही होती है, तो आप उस नियरेस्ट लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आप उस टारगेट को फर्दर लोकेट कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि ये जो डाटा होता है ये ऑपरेटर्स के पास मौजूद होता है, और इन केस ऑफ अ लीगल रिक्वेस्ट फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट, ऑपरेटर्स पाबंद हैं वो डाटा देने के लिए। अच्छा, और इसके अलावा जो नादरा का डेटा बिक रहा है, डेटा प्राइवेसी एक्ट अभी अमार साहब कह रहे थे है, तो ये कैसे फिर जो फरोख्त हो रहा है इन इदारों के एम्प्लॉय से खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? इसका मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, नादरा में नॉर्मली जो डाटा फरोख्त हो रहा है, जैसे फैमिली ट्री हो गया और डिफरेंट डिटेल्स होगी CNIC के अगेंस्ट, तो नादरा के पास सिस्टम है जो कि हर उस एक्सेस के अगेंस्ट लॉग बना रहा है, और इवन अगर नादरा का फैमिली ट्री भी जो है वो कोई फरोख्त कर रहा है, तो वहां पर कोई ना कोई आईडी होगी, यानी एम्प्लॉय आईडी होगी जिसके अगेंस्ट वो डाटा जो है वो निकलता है। यानी जो लोग नादरा के डिफरेंट मेगा सेंटर्स में बैठे होते हैं उनके पास वो एक्सेस होता है। तो देखा यही गया है कि वो एक्सेस या तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, यानी कोई हैकर उस एक्सेस को तक रसाई हासिल करके वो डाटा आगे फरोख्त कर रहा होता है, या फिर एम्प्लॉयज जो हैं, जो इनसाइडर अटैक्स हैं जिनकी जाफरी साहब ने बात की, तो वो इनसाइडर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो फरोख्त कर रहे होते हैं। ये दो ही इंस्टेंसेस देखे गए हैं। सही। अच्छा, और ये जो इसका यूज़ है, उससे पहले मैंने एक सवाल ब्रेक से पहले पूछा था कि जो थंब इम्प्रेशन है, अगर ये तक चला जाता है तो इसका मतलब तो ये है कि आपके नाम पे सिम भी इशू हो सकती है, आपके कोई प्रॉपर्टी, यानी कुछ भी हो सकता है, अकाउंट खुल सकता है, थंब इम्प्रेशन पे तो कुछ भी कर सकता है कोई। देखिए, जिस तरीके से ये थंब इम्प्रेशन कलेक्ट हो रहा है प्राइमरली, होता ये है कि लोग जाते हैं मुख्तलिफ कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बन के नुमाइंदा बन के, कोई एहसास प्रोग्राम का नुमाइंदा बन के, और ये क्या करते हैं मुख्तलिफ गाँव वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर जाके लोगों से थंब प्रिंट्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन थंब प्रिंट्स को कलेक्ट करने के बाद उनको एक फेक रबर टिप के ऊपर जो है वो उसको पेस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको यूज करते हुए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बाईपास करते हैं कि वो मशीन को ऐसा लगता है कि वो रियल थंब प्रिंट होता है, जबकि वो थंब प्रिंट जो है वो बेसिकली एक रबर टिप के ऊपर वो ओवरले करके उसको बाईपास कर रहे होते हैं। अब जहां तक इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की बात अगर हम करें, तो आप देखें कि अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर से लेकर आपके सिम इशुएंस से लेकर, अब सोचे ना कि आपके नाम पे अगर एक सिम इशू होती है और उससे कोई किसी को थ्रेटनिंग कॉल चली जाती है, उससे कोई रैंसम डिमांड किया जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस यूजर के ऊपर ही होती है जिसके नाम पर जो है सिम इशू होता है। अच्छा, जहां तक बात रही डाटा प्रोटेक्शन की, तो पाकिस्तान के अंदर डाटा प्रोटेक्शन का बिल तो है, लेकिन वो अभी तक जो है वो असेंबली से पास नहीं हुआ, यानी इस वक्त कोई पाकिस्तान के अंदर डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। अच्छा, व्हाट इट मीन्स इज कि लेट्स से अगर मैं किसी सर्विस के लिए साइन अप कर रहा हूँ, लेट्स से मैं करीम पे साइन अप कर लेता हूँ, और उसके बाद उसके पास, करीम के पास मेरा डाटा है कि मैं कहाँ से राइड लेता हूँ और कहाँ तक पॉइंट A से पॉइंट B तक मैं जा रहा होता हूँ, मेरा पर्सनल डाटा, मेरे क्रेडिट कार्ड डाटा है। अगर मैं कल को ये डिसाइड करता हूँ कि मैंने वो सर्विस यूज नहीं करनी, मैंने किसी कॉम्पिटिटर सर्विस को यूज करना है, तो करीम किसी लॉ के तहत पाबंद नहीं है कि मेरा वो डाटा डिलीट करे। यानी मैं उसको ये नहीं कह सकता ईमेल करके कि भाई आप जो है फलाने लॉ के तहत, डाटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत आप पाबंद हैं कि जी मैं अब आपकी सर्विस का यूजर नहीं रहा, तो आप जो है डाटा डिलीट करें। सिमिलरली जब आप जाते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर जाते हैं और कॉमन कार्ड्स के ऊपर जो डिटेल्स कलेक्ट की जाती हैं, वो डिटेल्स यूज हो रही होती हैं आपके अगेंस्ट, और ऑब्वियसली वो भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ ना होने की वजह से। राफे, ये मुझे जो लग रहा है सुन के सब चीज़ें कि 100 हज़ारों तरीके हैं इस पर चोरी करने के, और हज़ारों इस्तेमाल उसके हो सकते हैं, यानी हज़ारों कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और हज़ारों तरीके हैं तमाम डेटा हासिल करने के। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है FIA का, FIA या PTA का, क्या वो इस काबिल है कि वो इन तमाम चोरियों को रोक सके? ये सिर्फ गिरफ्तारियां, रेड्स, या यही है बस 3-4 गिरफ्तार कर लिए, 5 गिरफ्तार कर लिए? क्या हम इतने केपेबल हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारे पास?
देखिए उन इंस्टेंसेस में, जिन इंस्टेंसेस में यूजर खुद अपना वन टाइम पिन दे रहा है, यूजर खुद अपना किसी को पासवर्ड बता देता है, खुद यूजर अपना बायोमेट्रिक थंबप्रिंट दे देता है, उस केस में तो लॉ एनफोर्समेंट कुछ नहीं कर सकती। उस केस में सिर्फ होती है कि नेशनल लेवल के ऊपर आप ग्रास रूट पर साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस प्रोग्राम्स बताएं और लोगों को बताएं किस तरीके से जो है ना ये फ्रॉडस्टर्स आपके डाटा तक रसाई हासिल करते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस है जो हो सकते हैं। जहां तक बात रही है नादरा के डाटा की या इवन जो एफपीआर के डाटा की, प्रॉपर्टी का डाटा है, एक्साइज का डाटा है, इसमें प्रॉपर इन्फोर्समेंट की जरूरत है। इसमें एफआई अच्छा काम कर रही है, और भी बेहतर काम हो सकता है। तो इसमें ये जरूरी है कि इसकी जो इन्फोर्समेंट लेवल के ऊपर जो है इस पे एक्शन लिया जाए और इस तरह के जो भी एम्प्लॉइज हैं या जो भी लोग इनसाइडर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि